ड्रामा की शुरुआत में हम कहानी की फीमेल लीड लॉ को देखते हैं जो एक परफ्यूम शॉप में जाती है। वो बहुत ध्यान से परफ्यूम्स देख रही होती है क्योंकि उसे परफ्यूम्स बहुत पसंद है। उसका सपना है कि वो एक दिन अपना खुद का परफ्यूम बनाए। तभी दुकान की एक स्टाफ उसके पास आती है और कहती है, ये हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला परफ्यूम है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इसे इस्तेमाल करते हैं। लॉ उसकी बात सुनते हुए उस परफ्यूम को हाथ में उठाती है, लेकिन अचानक किसी का हाथ आता है और वो परफ्यूम उसके हाथ से गिर जाता है। उसी पर लॉ को एक डरावना सपना आने लगता है। वो देखती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसके बदसूरत चेहरे का मजाक उड़ा रहे हैं। सब हंस रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं। ये देखकर लॉ बहुत डर जाती है और तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो समझती है कि ये सिर्फ एक सपना था। फिर वो जल्दी जल्दी उठती है और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी उसके मॉम और डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, अगर वहाँ कोई तुम्हें परेशान करे तो। लॉ तुरंत बोलती है, अब मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, अब कोई मुझे बली नहीं करेगा, आप लोग टेंशन मत लो। माँ कहती है, फिर भी हम कुछ दिन तुम्हारे साथ रुकेंगे, तुम्हारा सपोर्ट बनकर। लॉ मना कर देती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। माँ कहती है, ठीक है, हम वापस जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पास में जो पड़ोसी हैं उनसे बात कर लेना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। लॉ कहती है, ठीक है। इसके बाद लॉ कॉलेज पहुंचती है। वो थोड़ी डरी हुई होती है, उसके मन में बस यही चल रहा होता है कि अब कोई उसे परेशान न करे। फिर हमें उसका स्कूल टाइम दिखाया जाता है, जहां लॉ हमेशा मास्क पहनकर रहती थी क्योंकि उसका चेहरा बहुत खराब था और इसी वजह से सभी स्टूडेंट्स उसे बुरी तरह बली करते थे। अब वापस कॉलेज में लू क्लास लिस्ट देख रही होती है और खुद से सोचती है, क्या मैं यहाँ किसी को जानती हूँ या नहीं। लिस्ट देखते देखते वो क्लासरूम तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, अंदर 3 लड़के बात कर रहे होते हैं, मॉक, फिल्म और जेरी। मॉक एक लड़की फे की ड्राइंग्स बना रहा होता है और वो उन्हें दिखा रहा होता है। जेरी कहता है, तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाई है, क्या मेरे लिए भी बनाओगे? मॉक मुस्कुराकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर बनाऊंगा। फिर मॉक कहता है, मुझे फे पसंद है। ये सुनकर फिल्म और जेरी कहते हैं, फाय बहुत खूबसूरत है, वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। लू ये सब देखती है और मन ही मन सोचती है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, इसका मतलब कोई भी मेरे पास्ट के बारे में नहीं जान पाएगा। तभी एन क्लास में आती है। मॉक उसे हेलो बोलता है, लेकिन वो बिना ध्यान दिए बाय कहकर चली जाती है। लू सोचती है, मैं इसे भी नहीं जानती। फिर मिमी और पॉला आती हैं। दोनों आपस में बात करते हुए अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। लू फिर सोचती है, इन दोनों को भी नहीं जानती। तभी फे क्लास में आती है। वो बहुत खूबसूरत होती है। उसे देखते ही पूरी क्लास उसे देखने लगती है। लॉ उसे देखकर सोचती है, ये कितनी सुंदर है और इसकी खूबसूरती पूरी तरह नेचुरल है। फे जेरी से पूछती है, तुम्हारे पास वाली सीट खाली है? जेरी कहता है, हाँ तुम बैठ सकती हो, और फे वहीं बैठ जाती है। लॉ अभी भी दरवाजे पर खड़ी होती है। तभी पीछे से एक लड़का आता है और कहता है, तुम कब तक यहाँ खड़ी रहोगी? लॉ मुड़कर देखती है और उसे पहचान जाती है। वो केरेन होता है जो उसके स्कूल में उसके साथ पढ़ता था। उधर फे मीमी से पूछ रही होती है, क्या क्लास के सारे स्टूडेंट आ गए हैं? मीमी कहती है, नहीं, लॉ और केरेन अभी नहीं आए। इधर लॉ केरेन को पहचान कर उसका नाम लेती है। केरेन हैरानी से कहता है, तुम मुझे याद रखती हो? फिर वो उसके पास आता है, उसकी खुशबू महसूस करता है और अंदर चला जाता है। जैसे ही कैरन क्लास में आता है, सब लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, वो कितना हॉट है। मॉक तुरंत बोलता है, नहीं मैं उससे ज्यादा हॉट हूँ। जेरी मजाक में कहता है, हाँ हाँ तुम ही ज्यादा हॉट हो। मीमी कहती है, वो आ गया, लेकिन लॉ अभी तक नहीं आई, अगर वो नहीं आई तो तुम मेजर हॉट गर्ल बन जाओगी। फे कहती है, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। केरेन को देखकर लॉ का कॉन्फिडेंस पूरी तरह हिल जाता है। अब वो डरते हुए अपना चेहरा छुपाकर क्लास में आने लगती है। तभी कैरन उसे नाम से बुलाता है और ये सुनते ही पूरी क्लास की नजरें लू पर टिक जाती हैं। मिमी कहती है, ओह तो ये है लॉ। इतना अटेंशन मिलते ही लॉ को फिर से वही बुरे सपने याद आने लगते हैं। उसे लगता है जैसे सारे स्टूडेंट्स उसे फिर से बली कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो अंदर से पूरी तरह डर जाती है। तभी फे उसके पास आती है और धीरे से पूछती है, क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे क्यों रुक गई हो? लॉ घबराकर कहती है, कुछ नहीं। फाय मुस्कुराकर अपना नाम बताती है और फिर लॉ से उसका नाम पूछती है। लॉ भी धीरे से अपना नाम बता देती है। इसके बाद फाय पूरी क्लास से कहती है, देखो ये कितनी सुंदर है और इसका चेहरा कितना नेचुरल है। ये सुनकर लॉ तुरंत कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी फे मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लॉ थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहती है, हाँ। फाय बहुत खुश हो जाती है। वो लॉ का हाथ पकड़कर उसे अपने पास वाली सीट पर बैठा देती है। फिर फाय पूछती है, अटेंडेंस शीट कहाँ है? उसे पता चलता है कि शीट केरन के पास है। वो केरन के पास जाती है और उससे शीट ले आती है। केरन उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है। फिर भी फे वो शीट लॉ को देती है ताकि वो अपनी अटेंडेंस लगा सके। लॉ बहुत डरी हुई होती है। उसे लग रहा होता है कि कैरन कभी भी सबको उसका सच बता देगा। वो डरते हुए कैरन की तरफ देखती है और कैरन भी उसे ही देख रहा होता है। तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं और क्लास शुरू हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद फे लॉ से कहती है, मुझे लगता है तुम उस लड़के केरन से न मिलना चाहती हो, न बात करना चाहती हो। ये कहकर वो केरन की तरफ देखती है और फिर कहती है, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। ये सुनते ही लॉ घबरा जाती है। उसे लगता है अब केरन सबको उसका सच बता देगा। तभी केरन उनके पास आता है, लेकिन उससे पहले ही फे लॉ का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर वहां से भाग जाती है। केरन पीछे रह जाता है और लॉ से बात नहीं कर पाता। फे के साथ भागते हुए लॉ को अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है, जैसे पहली बार कोई उसे सच में समझ रहा हो। फे उसे एक जगह ले जाती है और कहती है, यहाँ जो भी तुम जोर से विश मांगोगी वो सच हो जाती है। फिर वो खुद अपनी विश बोलकर दिखाती है, मैं केमिस्ट्री रिसर्चर बनना चाहती हूँ और एक अच्छी प्रोफेसर भी। फिर वो लॉ से कहती है, अब तुम अपनी विश बोलो। लॉ धीरे से विश करती है, मैं एक परफ्यूमर बनना चाहती हूँ। तभी ऊपर से एक प्रोफेसर चिल्लाते हैं, तुम दोनों चुप रहो, इतना शोर क्यों कर रही हो? फाय हंसते हुए कहती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, यहाँ विश चुपचाप मांगनी पड़ती
करती है, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम क्या बनना चाहती हो। फिर फे उसे एक नोटबुक देती है और कहती है ये फ्रेंडशिप नोटबुक है, अगर तुम इसमें अपना नाम लिख दो तो आज से हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। ये सुनकर लॉ बहुत खुश हो जाती है, जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार कोई अपना मिला। तभी मीमी और पॉला भी वहाँ आ जाती हैं। मीमी कहती है तुम ऐसे अकेले आ गई, हमें भी बता देती, हम भी साथ आते। फाय उनसे माफी मांगती है, फिर वो सब मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं। फोटो के बाद फाय कहती है अब तुम दोनों जाओ, मैं लॉ के साथ अकेले फोटो लेना चाहती हूँ। दोनों के जाने के बाद फे और लॉ एक साथ सेल्फी लेते हैं। लॉ अंदर से बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसके पास भी एक सच्ची दोस्त है, लेकिन ये सब केरेन दूर से देख रहा होता है। रात में सारे स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। मॉक फिल्म से कहता है सबको बता दो कि आज वोट होगा, क्लास का हॉट बॉय और हॉट गर्ल चुना जाएगा। फिल्म सबको ये बात बता देता है और फिर वोटिंग शुरू होती है। तभी एक लड़का सेंट आता है। मॉक उससे कहता है तुम्हारी तो बहुत गर्लफ्रेंड्स रही हैं, मुझे भी कुछ टिप्स दे दो, मुझे एक लड़की पसंद है लेकिन मैं उसे बता नहीं पा रहा। सेंट पूछता है कौन है वो लड़की। मॉक फाय का नाम लेता है। सेंट फाय को देखने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर लॉ पर पड़ती है जो फाय के साथ खड़ी होती है और वो लॉ को देखने लगता है। एन वोट्स काउंट करती है और सबको बताती है लड़कों में केरेन हॉट बॉय बन गया है और लड़कियों में लॉ और फे के बराबर वोट्स आए हैं। अब सब सोचने लगते हैं कि हॉट गर्ल कौन बनेगी। लॉ कहती है मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे लगता है फे को ही बनना चाहिए। लेकिन फे कहती है नहीं, तुम लोग लॉ को चुनो, मेरे हिसाब से लॉ सबसे बेस्ट है, उसकी स्किन भी 100% नेचुरल है, वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर लॉ पूरी तरह शॉक हो जाती है। बाकी सब भी फे का बिहेवियर देखकर सोचते हैं कि ये सच में बहुत अच्छी लड़की है। फे कहती है मैं तो वोट लॉ को ही दूंगी, तुम में से कौन कौन उसे सपोर्ट करेगा। फे की बात सुनकर सब अपने हाथ उठा देते हैं, लेकिन कैरन अपना हाथ नहीं उठाता। फे कैरन से पूछती है तुम हाथ क्यों नहीं उठा रहे, क्या तुम्हें लॉ से कोई प्रॉब्लम है। लॉ भी उसकी तरफ देख रही होती है। कैरन कहता है मैं वोट नहीं दूंगा क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। ये सुनकर मॉक कहता है उसे छोड़ो, हम सब वोट कर रहे हैं ना। इस तरह सब मिलकर लॉ को हॉट गर्ल बना देते हैं, लेकिन लॉ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। फे कहती है हमारी क्लास को उससे अच्छा कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। फिर वो लॉ से कहती है तुम चुप क्यों बैठी हो, तुम्हें भी कुछ बोलना चाहिए। लॉ समझ नहीं पाती कि क्या कहे। वो सोचती है कि फे बहुत अच्छी लड़की है और उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए वो सबको सच बता देती है। मेरी खूबसूरती असली नहीं है, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये सुनते ही पूरी क्लास शॉक हो जाती है। लॉ सबसे माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। कैरन ये सब देख रहा होता है। बाहर आकर लू रोने लगती है। उसके हाथ में फे की दी हुई फ्रेंडशिप नोटबुक होती है। वो सोचती है अब तो कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनेगा। तभी कैरन वहां आता है। लू अपने आंसू पोंछती है और कहती है अब तुम खुश हो ना, तुम यही चाहते थे ना। कैरन कहता है ऐसी बात नहीं है। अंदर फे बाकी सबसे कहती है जो लॉ के साथ हो रहा है वो गलत है, हमें इसे रोकना चाहिए और हमें लॉ को ही हॉट गर्ल बनाना चाहिए। बाकी लोग कहते हैं लेकिन उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। फे कहती है तो क्या हुआ, शायद मैं उसकी अच्छी दोस्त नहीं बन पाई इसलिए उसने मुझे ये बात नहीं बताई, ये मेरी गलती है। मॉक कहता है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फे फिर कहती है हमें लॉ को ही हॉट गर्ल बनाना चाहिए। फिल्म कहता है अगर हमने लॉ को हॉट गर्ल बना दिया और सबको पता चल गया कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है तो क्या होगा। फे कहती है फिर भी मैं चाहती हूँ कि लॉ ही हॉट गर्ल बने। बाकी सब फे की बात सुनकर कहते हैं तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती हो। और फिर सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि लॉ को ही हॉट गर्ल बनाएंगे। बाहर कैरन लॉ से कहता है फाय को पहले से ही तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता था। जब मैं क्लास में आया था वो तुम्हारे मॉम डैड की पोस्ट देख रही थी जिसमें लिखा था कि आज उनकी बेटी प्लास्टिक सर्जरी के लिए जा रही है। वो तुम्हारा सच सबके सामने लाना चाहती थी, इसलिए वो तुम्हारे साथ इतनी अच्छी बन रही थी ताकि तुम खुद ही सबको सच बता दो और तुमने वही किया। ये सब सुनकर लॉ पूरी तरह शॉक हो जाती है। अंदर फे और बाकी लोग मिलकर ऑनलाइन पोस्ट डालते हैं लॉ ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, फिर भी हम उसे हॉट गर्ल बना रहे हैं। जैसे ही पोस्ट होती है कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, एक प्लास्टिक गर्ल को हॉट गर्ल कैसे बना सकते हो, ये टाइटल तो फे को मिलना चाहिए, फाय के साथ बहुत गलत हो रहा है, वो ज्यादा सुंदर और अच्छी है। फाय अपनी और लॉ की फोटो भी पोस्ट करती है। लोग कहते हैं देखो एक तरफ नेचुरल ब्यूटी है और दूसरी तरफ प्लास्टिक ब्यूटी, हॉट गर्ल का टाइटल फे को ही मिलना चाहिए। ये सब देखकर फे अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। उधर केरन लॉ को सब सच बता रहा होता है, लेकिन लॉ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने इतनी मुश्किल से एक दोस्त बनाई है और तुम उसे भी मुझसे छीनना चाहते हो। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। कैरन उसे रोकता है और कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है, फे अच्छी लड़की नहीं है। लेकिन लॉ उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है। केरेन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहां सेंट आता है और कहता है लड़की का हाथ छोड़ दो, अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते। लॉ सेंट को देखकर हैरान होती है, सोचती है ये कौन है जो मेरी मदद कर रहा है। केरन कहता है हम दोनों दोस्त हैं, बात कर रहे हैं। सेंट कहता है मैं काफी देर से तुम दोनों को देख रहा हूँ नैना, ये तुमसे बात नहीं करना चाहती। फिर वो लू से पूछता है क्या तुम इससे बात करना चाहती हो। लू साफ कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंट कहता है तो अब तुम इससे बात नहीं करोगे। कैरन चुप हो जाता है। लू उस सेंट को थैंक्स बोलती है और वहां से चली जाती है। लॉ के जाने के बाद सेंट केरन से कहता है अब उसे परेशान मत करना। केरन गुस्से में कहता है तुम अपने काम से मतलब रखो। सेंट जवाब देता है मैं अपना काम देख लूंगा, तुम भी अपना देखो। और वो भी वहां से चला जाता है। इसके बाद केरन देखता है कि लॉ का परफ्यूम जमीन पर गिरा हुआ है। वो उसे उठाता है। उधर लॉ घर जा रही होती है। सेंट उसे फॉलो कर रहा होता है। लॉ डर जाती है, सोचती है ये लड़का मेरे पीछे क्यों आ रहा है। वो जल्दी जल्दी चलती है और अपने घर पहुंच जाती है। सेंट भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। लॉ उससे पूछती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। सेंट कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, यहीं रहता हूँ, मैं तो अपने ही घर आ रहा था। फिर वो अपने घर का दरवाजा खोलता है और ये देखकर लॉ को अपनी माँ की बात याद आती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पड़ोसी सेंट से बात करना। ये याद आते ही लॉ थोड़ी शाई और एम्बेरेस्ड हो जाती है। अगले दिन लॉ अपनी छत पर कपड़े सुखा रही होती
होती है तभी उसके फोन पर कल रात वाली ऑनलाइन पोस्ट के मैसेजेस आने लगते हैं। वो जब कमेंट्स पढ़ती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो सोचती है अब सबको पता चल गया है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये सब देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसके मॉम डैड का कॉल आता है। लॉ उनसे ऐसे बात करती है जैसे सब ठीक हो। जब वो पूछते हैं कि कॉलेज का पहला दिन कैसा था तो वो झूठ बोल देती है, सब ठीक है। तभी सेंट वहां आ जाता है और सीधे उसके मॉम डैड को सच बता देता है कि कॉलेज में क्या हुआ था। लॉ गुस्से में कहती है तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे मॉम डैड को ये सब बताने का। लेकिन सेंट रुकता नहीं है। वो कहता है जब आप लोगों का कॉल आया था तो ये ऐसे दिखा रही थी जैसे सब ठीक है, लेकिन सच ये है कि ये अंदर से बहुत दुखी है। ये सुनकर लॉ के मॉम डैड कहते हैं तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो कहते हैं अब से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सेंट को बताना। लॉ तुरंत बोलती है मैं उसे क्यों बताऊं। मॉम डैड समझाते हैं तेरा ना, अगर हमें नहीं बता सकती तो उसे बता देना, वो तुम्हारी मदद करेगा और हमें भी टेंशन नहीं होगी। इतना कहकर वो कॉल काट देते हैं। कॉल के बाद लॉ सेंट से पूछती है तुमने ऐसा क्या किया कि मेरे मॉम डैड तुम पर इतना ट्रस्ट करने लगे। सेंट कैजुअली कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी मॉम खुद मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखना और तुम्हें गलत लोगों से बचाना। फिर वो कहता है अब से अगर कोई प्रॉब्लम हो देवर तो मुझे कॉल करना। ये कहकर वो उसका फोन लेता है और अपने नंबर पर मैसेज कर देता है। फिर कहता है अब मेरा नंबर तुम्हारे पास है, जब चाहो कॉल कर लेना। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद लॉ खुद से कहती है ये लड़का कितना चालाक है, इतनी जल्दी मेरा नंबर ले गया। फिर लॉ घर में होती है तभी उसे सेंट का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है चिंता मत करो, अभी भी कुछ लोग तुम्हारे साथ हैं साथ में। वो एक स्क्रीनशॉट भी भेजता है जिसमें किसी ने लॉ को प्लास्टिक गर्ल कहा होता है और उसके रिप्लाई में फे ने लिखा होता है उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या नहीं, लेकिन वो फिर भी बहुत सुंदर है। ये देखकर लॉ बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी फ्रेंडशिप नोटबुक में फे का नाम लिख देती है। फिर वो फे से मिलने जाती है। फे अपनी कैट को खाना खिला रही होती है। लॉ उससे कहती है ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में नहीं बताया और मेरी वजह से तुम्हें भी लोगों के नेगेटिव कमेंट्स सुनने पड़े, ये सब मेरी ही गलती है। ये सुनकर फे उसके पास आती है, उसे अपने साथ बैठाती है और प्यार से कहती है गलती मेरी है, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं तुम्हारे बारे में सबके सामने इतनी बातें नहीं करती। अब ये सब छोड़ो। फिर वो मुस्कुराकर पूछती है क्या हम अभी भी दोस्त चौथर बन सकते हैं। लू तुरंत कहती है हाँ और अपनी फ्रेंडशिप नोटबुक उसे देती है। मैंने इसमें अपना नाम लिख दिया है। ये देखकर फे खुश हो जाती है। फिर वो भी अपनी नोटबुक लॉ को देती है और कहती है ये तुम्हारी फ्रेंडशिप नोटबुक है और इसके पहले पेज पर मैंने अपना नाम लिखा है, आज से मैं तुम्हारी पहली दोस्त हूँ। ये देखकर लॉ बहुत खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी दिखाई देती है। फिर फे कहती है अब तुम हमारी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव हॉट गर्ल बनोगी। ये सुनकर लॉ मना कर देती है नहीं मैं नहीं बनूंगी। अगर मैं बनी तो सब मेरे पास्ट के बारे में जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि मैं पहले कैसी दिखती थी। मैं ये सब नहीं चाहती, इसलिए मैं नहीं बनूंगी, तुम ही बन जाओ। हॉट गर्ल फे मुस्कुराकर कहती है ठीक है जैसा तुम चाहो। फिर फे टॉपिक बदलते हुए कहती है मिमी को एक परफ्यूम चाहिए, क्या तुम उसे बता सकती हो कि उसे कैसा परफ्यूम यूज करना चाहिए। लॉ पूछती है उसे किस तरह का परफ्यूम पसंद है। फाई कहती है वैसा जैसा तुमने उस दिन लगाया था। लॉ कहती है मैं वो परफ्यूम हमेशा अपने साथ रखती हूँ, लेकिन जब वो अपने बैग में ढूंढती है तो उसे वो परफ्यूम नहीं मिलता। लॉ परेशान होकर कहती है वो तो मेरे बैग में ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। दूसरी तरफ केरेन अपने घर पर पढ़ रहा होता है तभी उसकी सिस्टर आती है और कहती है क्या मैं तुम्हारी ये शर्ट ले सकती हूँ। कैरन मना करता है नहीं तुम इसे बेच दोगी। सिस्टर कहती है नहीं बेचूंगी। कैरन कहता है अगर चीजें बेचनी है तो अपनी चीजें बेचो। सिस्टर मजाक में कहती है मेरे सारे फ्रेंड्स तो लड़के हैं, मैं अपनी चीजें उन्हें कैसे बेचूं। फिर वो शर्ट लेकर चली जाती है और कैरन कुछ कह भी नहीं पाता। उसकी सिस्टर अपने कमरे में जाकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है। इधर कैरन अपना बैग पैक कर रहा होता है तभी उसकी नजर लू के परफ्यूम पर पड़ती है। वो उसे अपने पास रख लेता है। फिर वो नीचे आता है जहां उसकी सिस्टर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वो अपने फैंस से कहती है जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। ये सुनकर कैरन को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। फ्लैशबैक। एक दिन वो लू से मिलता है और कहता है मुझे पता है तुम्हें परफ्यूम्स बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगी। लॉ मान जाती है और कैरन उसे एक परफ्यूम शॉप में ले जाता है। शॉप ओनर पूछता है आपको कैसा परफ्यूम चाहिए। कैरन कहता है इसे परफ्यूम्स के बारे में सब पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो लॉ से कहता है मुझे एक परफ्यूम चाहिए लेकिन मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि कैसा। लू उसे अलग अलग परफ्यूम्स स्मेल कराती है लेकिन कैरन कहता है ये नहीं है। फिर लू उसे अपना खुद का परफ्यूम स्मेल कराती है और वही एग्जैक्ट परफ्यूम होता है जो कैरन ढूंढ रहा था। यहीं फ्लैशबैक कट हो जाता है। अब वापस कॉलेज मॉक लॉ के पास आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। लॉ कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फाई पूछती है तुम लॉ से ये सब क्यों पूछ रहे हो। मॉक कहता है सेंट ने मुझे कहा था इसका ध्यान रखने के लिए। फे कहती है तुम सेंट की हर बात क्यों मानते हो। मॉक कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं खुद भी पूछना चाहता था। ये सब बात हो रही होती है और कैरन पीछे बैठकर ये सब देख रहा होता है। तभी एनी कैरन के पास आती है और कहती है तुम्हें ये सब देखकर अजीब नहीं लग रहा। कैरन पूछता है क्या। एनी कहती है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है फे अच्छी लड़की नहीं है, वो बस अच्छा बनने का दिखावा कर रही है। फिर सब लैब में होते हैं। टीचर कहते हैं यहाँ कुछ भी खाना पीना अलाउड नहीं है, लेकिन फे कुछ खा रही होती है। वो तुरंत सॉरी बोलती है अब से ध्यान रखूंगी। फिर टीचर उसे बाल बांधने को कहते हैं। फे बड़े स्टाइल से बाल बांधती है और सब उसे देखने लगते हैं। मॉक तो उसकी फोटो तक लेने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद जब लॉ जा रही होती है कैरन उसके पास आता है और कहता है मॉक से दूर रहो, मैंने सुना है वो लड़कियों से फ्लर्ट करता है। लॉ गुस्से में कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्या तुम मुझे खुश नहीं देख सकते। कैरन समझाने की कोशिश करता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें समझा रहा था। लू गुस्से में कहती है तुम कौन होते हो किसी को जज करने वाले, तुम खुद भी अच्छे नहीं हो। याद है एक बार तुम मुझे परफ्यूम शॉप ले गए थे, मुझे लगा था तुम
मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, लेकिन तुमने मेरे टेस्ट को ही बुरा कह दिया। और जब कुछ लड़कों ने मुझे बुली करके बाथरूम में बंद कर दिया था, तब भी तुमने मेरी मदद नहीं की। मैं वहीं बेहोश हो गई थी और फिर हॉस्पिटल में होश आया था। ये लॉ का साइड था। अब कैरेन का साइड दिखाया जाता है जब वो लॉ के साथ परफ्यूम शॉप गया था, तो वो सच में उसके करीब आना चाहता था। उसे ल्यू का परफ्यूम बहुत पसंद आया था, लेकिन उसे उसकी बॉटल का कवर पसंद नहीं आया। उसने कवर के बारे में कहा था, मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन लू ने उसे गलत समझ लिया और वहां से चली गई। लॉ दर्द में कहती है, बाकी सबने मेरे चेहरे को बुरा कहा, लेकिन तुमने मेरे टेस्ट को बुरा कहा। कैरन समझाने की कोशिश करता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बॉटल के कवर के बारे में बात कर रहा था और मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पर बात करके हम दोस्त बन जाएंगे। लॉ थोड़ा समझती है और कहती है, ओह तो ये बात थी। तो फिर जब मुझे बुली किया जा रहा था तब तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? अब फिर कैरन का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। जब वो लड़के लू को बाथरूम में बंद करके चले गए थे तो कैरन वहां पहुंचा था। उसने उन लड़कों को भगाया था, फिर वो लू के पास वॉशरूम में गया, लेकिन तब तक लॉ बेहोश हो चुकी थी। फिर कैरेन ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन लॉ को होश आने से पहले ही वो किसी काम से वहां से चला गया था, इसलिए लॉ को कभी पता ही नहीं चला कि उसे हॉस्पिटल करें ही लेकर आया था। ये सब सुनकर लॉ कहती है, अभी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अगर तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। करेन चुप होकर कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे दूर रहने से तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी तो मैं तुमसे दूर ही रहूंगा। फिर वो लॉ को उसका परफ्यूम वापस देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मॉक वहां आता है और पूछता है, क्या हुआ? उसने क्या कहा? सब ठीक है ना? लॉ फिर से झूठ बोलती है, हाँ सब ठीक है। अगले दिन मॉक अपने दोस्तों से कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं लॉ को प्रपोज करूंगा। दोस्त हैरान होकर कहते हैं, लेकिन तुम्हें तो फे पसंद है ना? मॉक कहता है, बहुत सारे लड़कों ने फे को प्रपोज किया है और उसने सबको रिजेक्ट कर दिया, मुझे भी कर देगी, इसलिए मैंने सोचा मैं लॉ को प्रपोज करूंगा। मुझे लगता है उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हाँ कह देगी और मेरे साथ आउटिंग पर भी जाएगी। ये सब बात करें और एनी ऊपर से सुन लेते हैं। एनी कहती है, मुझे लगता है तुम्हें लॉ की मदद करनी चाहिए और उसे ये सब बता देना चाहिए, लेकिन कैरन कहता है, मैं उसकी कोई मदद नहीं करूंगा। एनी हैरान होकर सोचती है, इसे क्या हो गया है? उधर कैंटीन में लॉ अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। मॉक उसके पास आता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लू कहती है, ठीक है। दोनों एक टेबल पर बैठते हैं और मॉक अचानक जोर से अपना लव कन्फेस कर देता है। ये सुनकर लॉ शॉक हो जाती है और बाकी सब लोग भी हैरान रह जाते हैं। कैरन ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और फे भी ये सब देख रही होती है। लॉ इतनी शॉक्ड होती है कि कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद फाई मॉक के पास आती है और कहती है, शायद मैं देर कर चुकी हूँ। मॉक पूछता है, किस बात के लिए? फाई कहती है, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हें बताने में देर कर गई। मुझे लगता है ये मेरा आखिरी मौका है, इसलिए मैं अब बता रही हूँ। फिर वो कहती है, ये लॉ का पहला लव प्रपोजल है, वो बहुत खुश होगी और तुम्हें हाँ भी कह देगी। उधर लॉ सच में बहुत खुश होती है और हाँ कहने के लिए तैयार होती है, लेकिन यहाँ पे चाल चल रही होती है। वो कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम और लॉ खुश रहो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। मॉक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। कैरेन ये सब देख रहा होता है। फिर लॉ वापस आती है और वो मॉक को हाँ कहने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले मॉक कहता है, मैं तो बस ड्रामा के लिए प्रैक्टिस कर रहा था और तुमने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया। ये सुनते ही लॉ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से जाने लगती है। तभी फे उसके पास आती है और उसके साथ जाने लगती है। मॉक भी उनके पीछे जाता है, लेकिन कैरन अपना पैर आगे करके उसे गिरा देता है और कहता है, ये जानबूझकर नहीं हुआ, गलती से हुआ। मॉक गुस्से में उसकी बात नहीं सुनता और उससे लड़ने लगता है। कैरन भी चुप नहीं रहता और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। बाकी सारे स्टूडेंट्स ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसके बाद दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में होते हैं। प्रिंसिपल गुस्से में पूछती है, तुम दोनों ने लड़ाई क्यों की? मॉक सारा ब्लेम करें पर डाल देता है, इसी ने लड़ाई शुरू की थी। करें कहता है, नहीं मैंने नहीं, इसने शुरू की थी। लेकिन मॉक लगातार करें को ही ब्लेम करता रहता है। प्रिंसिपल पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? मॉक सेंट को बुलाता है। उसे लगता है सेंट उसका सपोर्ट करेगा, लेकिन सेंट सच दिखाता है। वो फाइट की वीडियो प्रिंसिपल को दिखा देता है। वीडियो देखकर प्रिंसिपल समझ जाती है कि लड़ाई मॉक ने शुरू की थी। वो मॉक को डांटती है और कहती है, कैरन से सॉरी बोलो। मॉक अपनी गलती मान लेता है और कैरन से माफी मांगता है। इसके बाद जब सेंट एलिवेटर के पास खड़ा होता है, कैरन भी वहां आ जाता है। सेंट मुस्कुराकर कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की है। कैरन थोड़ा शांत होकर कहता है, थैंक्स, और एलिवेटर में चला जाता है। सेंट भी उसके पीछे एलिवेटर में आ जाता है। उधर फे लॉ का मूड ठीक करने के लिए उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं। इतने सारे परफ्यूम्स देखकर लू बहुत खुश हो जाती है और फे से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे समझ नहीं आता कि कैरन तुम्हारे बारे में ऐसी वैसी बातें क्यों करता है। ये सुनकर फे थोड़ा सोचते हुए कहती है, मुझे लगता है कैरन तुम्हें यहाँ भी नहीं छोड़ना चाहता। क्या तुम दोनों के बीच पहले कुछ बुरा हुआ था? लॉ कहती है, वो मेरे स्कूल में था। फिर फे कहती है, जब तुम वहां से चली गई थी तो मैं मॉक के पास गई थी और मैंने उससे कहा कि मुझे वो पसंद है। असल में मैं उसे टेस्ट करना चाहती थी कि वो सच में तुम्हें पसंद करता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। और देखो मेरा टेस्ट सही निकला, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता था। जब मैं मॉक से ये सब बात कर रही थी तभी कैरन ने शायद ये सुन लिया और मुझे गलत समझ लिया। ये सुनकर लॉ कहती है, तुमने जो किया वो सही किया। अगर मुझे बाद में पता चलता कि वो मुझे सच में पसंद नहीं करता तो मुझे बहुत दुख होता। फिर फे उसे हक करती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा।
जाएगा। इसके बाद लॉ कहती है मैं कैरेन से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। फे तुरंत मना कर देती है, तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिमी और पॉला वहां आ जाती हैं। वो फे से पूछती हैं क्या तुम्हें कैरन की बातों से बिल्कुल बुरा नहीं लगा? फे कहती है नहीं। मिमी मजाक में कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कैरन पसंद आने लगा है? ये सुनकर फे हल्का सा मुस्कुराने लगती है। तभी उसके फोन पर मॉक का कॉल आता है, लेकिन वो अपना फोन छुपा लेती है ताकि किसी को पता न चले कि मॉक का कॉल है। दूसरी तरफ कैरन अपने घर पर होता है। उसे एक फोटो मिलती है जिसमें वो कुछ लोग और उसकी मॉम होती है। वो उस फोटो में से अपनी मॉम की तस्वीर फाड़ देता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। ये सीन उसके अंदर के पेन को दिखाता है। अगले दिन लॉ कपड़े धोने जाती है और वहां सेंट भी आ जाता है। सेंट कहता है मैंने मॉक से कहा था कि वो तुम्हारा ध्यान रखे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा, इसलिए मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और अब से मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखूंगा, किसी और से नहीं कहूंगा। लॉ कहती है नहीं, मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। फिर वो वॉशिंग मशीन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुल नहीं रही होती। सेंट हल्का सा मुस्कुराकर कहता है देखो अभी तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। फिर वो आसानी से मशीन खोल देता है और यहाँ से दोनों के बीच एक नई दोस्ती शुरू होने लगती है। दूसरी तरफ फे मॉक से मिलने जाती है। मॉक उससे पूछता है कि क्या उसे सच में वो पसंद है। फे कहती है कि हाँ, वो उसे सच में पसंद करती है, लेकिन अब उन्हें यहीं रुकना होगा क्योंकि अगर लू को ये सब पता चल गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर मॉक पूछता है कि अगर लू बीच में ना हो तो क्या वो उसे डेट करेगी। फे ये सुनकर उससे पूछती है कि वो क्या करने वाला है, लेकिन मॉक कोई जवाब नहीं देता। फे वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते पीछे मुड़कर उसे देखती है, जैसे वो चाहती हो कि मॉक किसी तरह लॉक की पुरानी तस्वीरें सबके सामने ले आए। इसके बाद फे कैरेन से मिलने जाती है और जानबूझकर उससे टकरा जाती है, जिससे उसका पाउडर गिरकर टूट जाता है। कैरेन उसे नया दिलाने की बात करता है तो फे मुस्कुराकर कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, अपने स्कूल का नाम बताओ, मैं सबको बताऊंगी कि वहां के लड़के कितने अच्छे हैं। लेकिन कैरेन कुछ नहीं बताता। फे बार बार पूछती है, लेकिन कैरेन साफ मना कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी फे को किसी का मैसेज आता है कि उसके पास लू की स्कूल की पुरानी फोटो है। फे वो फोटो देखती है और हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चली जाती है। उधर मॉक भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देता है कि उसे लॉ की स्कूल वाली फोटो चाहिए। कुछ ही देर में उसे रिप्लाई आता है और कोई उसे वो फोटो भेज देता है। अगले दिन लॉ कॉलेज आती है, लेकिन तभी उसे मॉक का कॉल आता है जिसमें वो कहता है कि उसके पास उसकी पुरानी फोटोज हैं और उसे तुरंत मिलना होगा। ये सुनकर लॉ घबरा जाती है और तुरंत उससे मिलने चली जाती है। एनी को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो कैरन को बताती है कि लू को किसी का कॉल आया था और वो बहुत परेशान लग रही थी। ये सुनकर कैरन तुरंत लू को ढूंढने निकल पड़ता है। वहां मॉक सबके सामने वो फोटो दिखाने ही वाला होता है कि तभी कैरन आकर उसे रोक देता है और उसे मारने लगता है। वो उसका डिवाइस भी तोड़ देता है, लेकिन मॉक जल्दी से अपना फोन निकालकर फोटो सबको भेज देता है। कैरन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अब सब लोग लॉ की पुरानी तस्वीर देख लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि पहले वो कितनी अलग दिखती थी और सर्जरी ने उसे पूरी तरह बदल दिया। ये सब सुनकर लॉ अंदर से टूट जाती है और वहां से चली जाती है। कैरन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉ उससे पहले ही निकल जाती है। कैरन को उसका घर नहीं पता होता, इसलिए वो एनी से उसका एड्रेस लेकर टैक्सी से उसके घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि लॉ सेंट को गले लगाकर रो रही है। ये देखकर कैरन को बहुत बुरा लगता है। असल में सेंट को पहले से ही सब पता था, इसलिए वो लॉ को संभालने आया था और लॉ उसे देखते ही टूट जाती है और रोने लगती है। ये सब देखकर कैरन चुपचाप वहां से हट जाता है। इसके बाद कैरन पास की एक दुकान पर जाकर अपने हाथ पर पट्टी करता है क्योंकि लड़ाई में उसे चोट लगी थी। तभी सेंट वहां आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कैरन कहता है कि वो बस यूं ही आया था, लेकिन सेंट समझ जाता है कि वो लॉ के लिए आया है। सेंट कहता है कि उसे नहीं लगता कि मॉक ऐसा खुद कर सकता है, जरूर किसी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया है। ये सुनकर कैरन को याद आता है कि फे उससे स्कूल का नाम पूछ रही थी और उसे शक होने लगता है कि ये सब फे की ही चाल है। अगले दिन कैरन और मॉक फिर से प्रिंसिपल के ऑफिस में होते हैं, जहां प्रिंसिपल उन्हें आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देती हैं। क्लास में सभी मौजूद होते हैं, लेकिन लू उस दिन कॉलेज नहीं आती। वो घर पर ही रहती है, किसी का कॉल नहीं उठाती और किसी के मैसेज का जवाब भी नहीं देती। तभी डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर सामने सेंट होता है। सेंट उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां बहुत सारे परफ्यूम्स और उन्हें बनाने का सामान रखा होता है। ये देखकर लॉ हैरान रह जाती है। सेंट बताता है कि वो खुद भी परफ्यूमर बनना चाहता है, इसलिए उसने ये सब इकट्ठा किया है। लॉ खुशी से पूछती है कि क्या वो इनका इस्तेमाल कर सकती है और सेंट उसे हाँ कह देता है। लॉ बहुत खुश हो जाती है, अपने बाल बांधती है, एप्रन पहनती है और पूरे ध्यान से परफ्यूम बनाना शुरू कर देती है। जब वो पूरी लगन से काम कर रही होती है, तब सेंट उसे बताता है कि उसे एक पार्टी का इनविटेशन मिला है जहां एक नया परफ्यूम लॉन्च होने वाला है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी। लॉ कहती है कि उसे भी फेसबुक के जरिए उसी पार्टी का इनवाइट मिला है, इसलिए दोनों साथ जाने का प्लान बना लेते हैं। इसके बाद दोनों उस पार्टी में जाते हैं। वहां सेंट अपने दोस्तों से मिलकर बात करने लगता है और लॉ से कहता है कि तब तक वो परफ्यूम्स देख सकती है। लॉ वहां रखे अलग अलग परफ्यूम्स को ध्यान से देखने लगती है और एक परफ्यूम के बारे में वहां के स्टाफ को विस्तार से बताने लगती है। उसकी बातें सुनकर मिस लिंडा भी ध्यान देती है और उससे पूछती है कि उसे इतनी जानकारी कैसे है। लॉ बताती है कि वो भी एक परफ्यूमर बनना चाहती है, इसलिए उसे ये सब पता है। ये सुनकर मिस लिंडा उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि एक दिन वो भी बहुत अच्छी परफ्यूमर बनेगी। ये सुनकर लॉ बहुत खुश हो जाता है।
जाती है। इसके बाद मिस लिंडा स्टेज पर जाकर अपने बनाए हुए परफ्यूम के बारे में स्पीच देती है। जब वो वापस आती है तो फिर से लॉ की तारीफ करती है और उसे अपने साथ ड्रिंक लेने के लिए कहती है। सेंट भी साथ आने की बात करता है, लेकिन मिस लिंडा कहती है कि वो लॉ के साथ अकेले ही जाएगी। वहाँ दोनों आराम से बैठकर बात करने लगती हैं और इसी दौरान लॉ अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी सच बता देती है। मिस लिंडा भी कुछ अपने बारे में बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ कैरन और एन आ जाते हैं। लू कैरन को देखकर उसे बुलाती है। जैसे ही मिस लिंडा मुड़कर देखती है, वो कैरन को पहचान जाती है और यहाँ पता चलता है कि कैरन मिस लिंडा का बेटा है। कैरन अपनी माँ को देखकर शॉक हो जाता है और लू से कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन लू मना कर देती है। कैरन गुस्से में अपनी माँ से कहता है कि वो अभी तक नहीं बदली और अभी भी लोगों को बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। लू उसे ऐसा बोलने से रोकती है, लेकिन कैरन गुस्से में वहां से चला जाता है और एनी भी उसके पीछे चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस लिंडा लॉ को बताती है कि केरेन उसका बेटा है और कुछ साल पहले उसके और केरेन के पिता के बीच झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो उसके सपनों को नहीं समझते थे। इसी वजह से वो घर छोड़कर चली गई थी और यही कारण है कि कैरन आज भी उससे नफरत करता है। दूसरी तरफ एन कैरन से पूछती है कि वो इतना गुस्से में क्यों था, तो कैरन कहता है कि वो उसकी माँ है जो उसे छोड़कर चली गई थी। अगले दिन लॉ सेंट से मिलती है और कहती है कि उसे लगता है कि उन्हें मिस लिंडा की मदद करनी चाहिए, लेकिन सेंट कहता है कि मिस लिंडा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद सब संभाल सकती है। तभी लॉ को पिछली रात की बातें याद आती हैं, जब मिस लिंडा ने उससे कहा था कि उसने उसे इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो उसके जरिए अपने बेटे केरेन तक पहुंचना चाहती थी, क्योंकि केरेन उसका फोन नहीं उठाता और उससे मिलने भी नहीं आता। ये सब याद करके लॉ तय करती है कि वो मिस लिंडा की मदद करेगी। फिर लॉ केरेन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। मिलने पर केरेन कहता है कि उसने अपनी सिस्टर से कहकर लॉ की सारी फोटोज इंटरनेट से डिलीट करवा दी हैं। अब वो आराम से कॉलेज आ सकती है और कोई उसे परेशान नहीं करेगा। लॉ कहती है कि वो उससे कुछ और बात करना चाहती है, लेकिन केरेन पहले से समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। तभी उसकी माँ भी वहां आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैरन गुस्से में कहता है कि वो उसकी फ्रेंड को इस्तेमाल करना बंद करे और उसे अब वापस आने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैरन उससे भी नाराज हो जाता है और चला जाता है। अगले दिन लॉ मिस लिंडा के ऑफिस जाती है, जहां वो अपने वर्कर्स को परफ्यूम बनवाने के इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। लॉ को देखकर वो उसे अंदर बुलाती हैं और उसे भी परफ्यूम बनाने के लिए कहती हैं। लॉ वहां बैठकर काम करने लगती है और दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है। इसी दौरान लॉ उनसे वादा करती है कि वो केरेन को उसी रात डिनर के लिए उनके पास भेजेगी, ताकि वो उससे आराम से बात कर सकें। ये सुनकर मिस लिंडा बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद लॉ केरेन से मिलती है और बहुत समझाने के बाद उसे डिनर के लिए राजी कर लेती है। रात को केरेन अपनी सिस्टर के साथ अपनी माँ के घर जाता है, जहाँ उसकी माँ ने उनके पसंदीदा खाने बनाए होते हैं। सब साथ में खाना खाते हैं और फिर कैरन और उसकी माँ के बीच दिल से बातचीत होती है। उसकी माँ बताती है कि वो हमेशा से परफ्यूमर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो कुछ करे। वो चाहते थे कि वो सिर्फ घर संभाले। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आखिरकार उसे घर छोड़ना पड़ा। वो कैरन से कहती है कि वो उसे मजबूर नहीं कर रही, वो जहाँ चाहे रह सकता है। ये सब सुनकर कैरन कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि सही कौन है और गलत कौन, इसलिए उसने फैसला किया है कि वो दोनों से अलग रहकर खुद सच समझेगा। अगले दिन लू छत पर कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसे कैरन का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और जब वो मिलती है तो कैरन उससे कहता है कि वो उसे अपनी माँ से मिलवाने के लिए धन्यवाद कहना चाहता है। लू मुस्कुराकर कहती है कोई बात नहीं। इसके बाद दोनों साथ में साइकिल चलाते हैं, पार्क में झूले पर बैठते हैं और एक दूसरे के स्केचेस बनाते हैं। इसी दौरान उनके बीच की दूरी कम होने लगती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी समय लॉ को एहसास होता है कि परफ्यूम शॉप वाले दिन कैरन ने उसके परफ्यूम को खराब नहीं कहा था, बल्कि सिर्फ उसकी बॉटल के कवर को बुरा कहा था। ये समझते ही लॉ उसे सॉरी कहती है कि उसने उसे गलत समझा। फिर वो अपने हाथों से बनाया हुआ एक परफ्यूम निकालकर कैरन को देती है और कहती है कि वो इसका नाम रखे। कैरन जब उसे एक नाम देता है तो लॉ बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन कैरन लू के बिल्डिंग में रूम लेने आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अभी कोई रूम खाली नहीं है। वो वापस जाने लगता है, तभी सेंट उसे देख लेता है और पूछता है कि वो यहाँ रूम क्यों लेना चाहता है। कैरन कैजुअली टाल देता है, लेकिन सेंट समझ जाता है कि वो ये सब लॉ के लिए कर रहा है। वो साफ कह देता है कि यहाँ अब कोई रूम खाली नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं और ढूंढना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन जैसे ही सेंट अपने कमरे के पास पहुंचता है, उसे पता चलता है कि सामने वाले कमरे के अंकल का ट्रांसफर हो गया है और वो कमरा खाली होने वाला है। ये देखकर सेंट थोड़ा परेशान हो जाता है। इधर कॉलेज में कैरन और लू साथ साथ बात करते हुए आ रहे होते हैं। बातों बातों में फे का नाम आता है तो कैरन कहता है कि फे अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन लू तुरंत उसका बचाव करती है और कहती है कि वो बहुत अच्छी है और एक दिन कैरन को भी ये समझ आ जाएगा। तभी एन उन्हें बताती है कि कॉलेज में एक फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें उनकी क्लास की लड़कियों को ड्रिंक्स सर्व करने की ड्यूटी मिली है। जब लॉ उस ड्रेस को देखती है तो वो साफ मना कर देती है, क्योंकि वो ड्रेस बहुत छोटी होती है और वो उसे पहनकर कंफर्टेबल नहीं है। एनी भी बताती है कि उसने पहले ही मना कर दिया है। तभी फे वहां आती है और कहती है कि उसने लॉ का नाम अपने साथ ड्रिंक सर्व करने के लिए लिख दिया है। लॉ मना करती है तो फे तुरंत सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे पता नहीं था कि ऐसी ड्रेस पहननी पड़ेगी, वरना वो कभी उसका नाम नहीं लिखती।
वो कहती है कि वो अभी जाकर उसका नाम हटवा देती है, लेकिन बाद में लाइब्रेरी में फे उदास होने का नाटक करती है। लॉ उससे पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। तभी लू उसे एक केमिकल पकड़ने को देती है, लेकिन फे उसे पकड़ती नहीं और वो गिर जाता है, जिससे फे का हाथ जल जाता है। सबको लगता है कि ये लू की गलती है, लेकिन फे खुद ही लू को बचाते हुए कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद लॉ, मिमी और पॉला उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। वहां फे भावुक होकर कहती है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके साथ ड्रिंक सर्व करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसने सोचा कि वो ये काम अकेले ही करेगी। उसकी ये बातें सुनकर लॉ का दिल पिघल जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर फेस्टिवल का दिन आता है। लॉ वही शॉर्ट ड्रेस पहनती है, लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। फिर भी वो फे के साथ ड्रिंक सर्व करना शुरू कर देती है। तभी एनी उसे देखती है और पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। लॉ कहती है कि वो सिर्फ फे की मदद कर रही है और एने से रिक्वेस्ट करती है कि वो केरन को इसके बारे में न बताए, क्योंकि वो परेशान हो जाएगा। एन उसकी बात मान लेती है। उधर फे एक सीनियर से जाकर कहती है कि एक टेबल के लोग उसे परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें सर्व नहीं करेगी। सीनियर मान जाता है और लॉ को वहां भेज देता है। लॉ जब वहां जाती है तो वो लोग उसे भी परेशान करने लगते हैं, बार बार चीजें गिराना, उसे झुककर उठाने को कहना, उसकी फोटोज लेना, लेकिन लॉ चुपचाप सब सहती रहती है। उसी समय कैरन लू के बिल्डिंग में रूम के लिए फॉर्म भरने आया होता है और सेंट भी वहीं होता है। तभी एन उसे कॉल करके लू के साथ हो रही सारी बात बताती है। ये सुनते ही कैरन बिना फॉर्म भरे ही तुरंत वहां से निकल जाता है। सेंट हैरान रह जाता है कि वो इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। इधर लॉ अब भी उन लोगों की बदतमीजी सह रही होती है। तभी अचानक कैरन वहां पहुंच जाता है। वो लॉ को अपने पीछे कर लेता है और गुस्से में उन लोगों से कहता है कि अब वो खुद उन्हें सर्व करेगा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है और वो फे की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब उसी की चाल है। लेकिन बाकी लोग ये समझते हैं कि केरन फे के लिए आया है और मॉग भी यही सोचकर अंदर ही अंदर जलने लगता है। फेस्टिवल खत्म होने के बाद सब एक जगह बैठे होते हैं। लॉ केरन से कहती है कि उसने ये सब फे की मदद के लिए किया और इसीलिए उसे नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि केरन परेशान हो। फिर वो डरते डरते पूछती है कि क्या वो उससे नाराज है। केरन शांत होकर कहता है कि नहीं, वो उससे नाराज नहीं है, लेकिन उसकी नजरें फिर से फे की तरफ चली जाती हैं। फे भी उसे देख रही होती है और ये देखकर सबको लगने लगता है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जब लोग फे से पूछते हैं तो वो हंसकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो दुश्मन है। तभी कोई मजाक में कह देता है कि दुश्मन ही बाद में लवर बनते हैं। ये सब सुनकर मॉक और भी ज्यादा जलने लगता है और गुस्से में शराब पीने लगता है। कुछ देर बाद लॉ वहां से चली जाती है और केरन भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन मॉक उसे रोक लेता है। वो कहता है कि आज वो फेस्टिवल में फिश के लिए आया था और उसे भी फे पसंद है, इसीलिए दोनों में कंपटीशन होना चाहिए। जो ज्यादा पिएगा फे उसी की होगी। उधर लॉ घर पहुंचती है और सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज और वीडियोस देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वो अपनी माँ को कॉल करती है और रोते हुए सब बताती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि हिम्मत मत हारो और इन मुश्किलों का सामना करो। लॉ खुद को संभालते हुए कहती है कि अब वो कमजोर नहीं पड़ेगी। इधर मॉक और केरन के बीच ड्रिंकिंग कंपटीशन होता है, जिसमें केरन जीत जाता है। सब लोग फे को केरन की तरफ धकेलने लगते हैं, लेकिन केरन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसने ये सब फे को पाने के लिए नहीं किया और वो इस बेवकूफी को यहीं खत्म करना चाहता है। वो गुस्से में कहता है कि कोई भी ये फैसला नहीं कर सकता कि लड़की किसकी होगी और ये सब गलत है। ये फे भी कहती है कि केरन सही है और किसी को ये हक नहीं है कि वो उसके बारे में ऐसा फैसला करे। उसकी अपनी कंसेंट भी मायने रखती है। इसके बाद कैरन एन के साथ जा रहा होता है। एन उससे पूछती है कि क्या उसे रूम मिल गया, तो कैरन कहता है कि आज मिलने वाला था, लेकिन लू की मदद करते करते वो मौका भी चला गया। एन उसे फिर से चलकर पूछने के लिए कहती है और दोनों वापस उसी जगह जाते हैं। वहां सेंट पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही कैरन आता है, सेंट बताता है कि उसने उसकी जगह फॉर्म भर दिया है और अब उसे वही रूम मिल गया है। ये सुनकर कैरन उसे धन्यवाद देता है। फिर सेंट कहता है कि वो उसके सामान जमाने में भी मदद करेगा। इसके बाद कैरन अपना सामान लेकर आता है और एन और सेंट दोनों उसकी मदद करते हैं। अगले दिन जब लू घर पर होती है तो डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर सेंट दिखता है और उसके पीछे कैरन खड़ा होता है। लॉ हैरान होकर पूछती है कि सेंट तो यहाँ रहता है, लेकिन कैरन यहाँ क्या कर रहा है। तब कैरन बताता है कि अब वो भी यहीं रहने आया है। ये सुनकर लॉ सच में चौंक जाती है। तीनों साथ बैठते हैं और सेंट मजाक में बताता है कि कैरन अपने साथ बस कुछ किताबें और एक फिश स्टैंड लेकर आया है। लॉ ये सुनकर हंस पड़ती है। कैरन कहता है कि बाकी चीजें वो खुद खरीद लेगा। फिर दोनों छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं। टेबल कहाँ रखना है, क्या करना है, और उनकी नोकझोंक शुरू हो जाती है। लॉ उन्हें देखकर कहती है कि तुम दोनों ऐसे कैसे साथ रहोगे। सेंट और कैरन दोनों एक साथ बोलते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। अगले दिन फिर फेस्टिवल होता है। इस बार लॉ के कहने पर फे और मीमी एनिमल कॉस्ट्यूम्स पहनकर ड्रिंक सर्व करने आती हैं। जब सीनियर उन्हें देखता है तो गुस्से में कहता है कि ये क्या पहन लिया है, जाकर कल वाली ड्रेस पहनकर आओ। लेकिन इस बार लॉ हिम्मत से जवाब देती है कि वो आज इसी ड्रेस में काम करेंगी और अगर उन्हें ये पसंद नहीं है तो वो खुद ही सर्व कर लें। उनकी ये बात सुनकर सीनियर मान जाता है और फिर सब इसी ड्रेस में काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद फे अचानक सबके सामने बेहोश होने का नाटक करती है। लोग
घबरा जाते हैं और उसका कॉस्ट्यूम उतार देते हैं, जिससे उसका शरीर सबके सामने दिखने लगता है। कुछ लड़के तुरंत उसकी फोटोज लेने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हुए उसे हॉट कहते हैं। ये देखकर लॉ बहुत परेशान हो जाती है और सबको रोकने की कोशिश करती है। तभी कैरन वहां पहुंचता है और तुरंत एक कपड़ा लाकर फे को ढक देता है। सेंट उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। सेंट के जाने के बाद सीनियर लू पर भड़क उठता है और कहता है कि फे की ये हालत उसी की वजह से हुई है, क्योंकि उसने उसे ऐसा कॉस्ट्यूम पहनाया जिसमें उसे तकलीफ हुई। वो ताना मारते हुए कहता है कि लॉ ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो फे जितनी हॉट नहीं है। ये सुनकर लॉ हिम्मत जुटाकर जवाब देती है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि किसी को भी उनके शरीर को इस तरह घूरने या दिखाने का मौका न मिले, जबकि सीनियर ही उन्हें ऐसे कपड़े पहना रहा था जिसमें सब कुछ खुलकर सामने आ रहा था। ये सुनकर सीनियर गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी कैरेन आकर उसे रोक देता है और कहता है कि लॉ ने बिल्कुल सही किया है। पास खड़ा मॉक भी इस बार लॉ का साथ देता है और कहता है कि ये सिस्टम बदलना चाहिए। आखिरकार सीनियर का दोस्त भी उसे शांत कर देता है और मान जाता है कि ये गलत था। रात होते होते फेस्टिवल खत्म हो जाता है। लॉ चुपचाप सामान समेट रही होती है। तभी मीमी उससे पूछती है कि थोड़ी देर में फायरवर्क्स होने वाले हैं, क्या वो किसी के साथ उन्हें देखने जा रही है। ये सुनकर लॉ थोड़ी चुप हो जाती है। तभी कैरेन वहां आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लॉ भी उसके साथ चली जाती है। उधर हॉस्पिटल में फे को होश आता है और सेंट उसके पास बैठा होता है। वो सीधा उससे पूछता है कि जो कुछ आज हुआ वो सब उसने जानबूझकर किया था ना। फे इस बात से इनकार करती है, लेकिन सेंट उसे चेतावनी देता है कि अब से वो उस पर नजर रखेगा। ये सुनकर फे अंदर ही अंदर थोड़ा डर जाती है। इधर कैरन और लू फेस्टिवल में साथ घूम रहे होते हैं। लू उसे आज की मदद के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन कैरन कहता है कि इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं, वो हमेशा उसकी मदद के लिए रहेगा। दोनों के बीच बातें चल ही रही होती हैं कि कुछ लड़कियां लॉ को अपने बूथ पर ले जाती हैं। वो बताती हैं कि यहाँ एक गेम है, दो लोग अगर एक दूसरे की आंखों में देखें तो उन्हें कपल माना जाता है। तभी केरेन भी वहां आकर उसके सामने बैठ जाता है। जैसे ही गेम शुरू होने वाला होता है, केरेन अचानक लॉ से कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर लॉ चौंक जाती है, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। माहौल अचानक बहुत इमोशनल और शांत हो जाता है। तभी अचानक लॉ के हाथ से उसका ड्रिंक गिर जाता है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। कैरन तुरंत उसे वहां से ले जाता है और एक स्टोर रूम में ले जाकर कहता है कि उसने वहां एक शर्ट देखी थी, वो उसे पहन ले। वो मुड़कर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है ताकि लू आराम से कपड़े बदल सके। इतने में बाहर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और दोनों उसी कमरे के अंदर खड़े होकर उन्हें देखते हैं। उस पल में एक अजीब सी शांति और नजदीकी महसूस होती है और तभी कैरन फिर से अपने दिल की बात कह देता है। लॉ ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। तभी अचानक मीमी और एक लड़की वहां आ जाती हैं और उन्हें साथ देखकर पूछती हैं कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। लॉ थोड़ा घबराकर बताती है कि उसका ड्रिंक गिर गया था और कैरन उसे शर्ट देने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन दरवाजा बंद हो गया और वो अंदर ही फंस गए। मीमी बात समझ जाती है। इसके बाद लू जल्दी से अपना सामान उठाती है और वहां से भाग जाती है। सेंट दरवाजे पर खड़ा होता है, लेकिन लू उसे भी इग्नोर करके वहां से चली जाती है। सेंट ये देखकर हैरान रह जाता है। फिर लू घर आती है और इन सब बातों के बारे में सोचते हुए उसे नींद नहीं आती। वो उसे मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। इधर कैरन भी उसे मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं कर पाता। फिर लू इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे कैरन का मैसेज आता है, आई लाइक यू। लॉ वो मैसेज देखती है, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं करती। अगली सुबह जब ल्यू कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है तो उसे सामने कैरन दिखता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और आगे बढ़ जाती है। कैरन भी उसके पीछे आता है और उसे आवाज देकर रोकता है। लू कहती है कि उसकी क्लास है, इसलिए वो जल्दी जा रही है। इस पर कैरन कहता है, मेरी भी क्लास है, मुझे भी जाना है। फिर दोनों साथ खड़े हो जाते हैं। कैरन पिछली रात वाली बात पूछने ही वाला होता है, लेकिन तभी ल्यू टॉपिक बदलकर कहती है, आज वेदर कितना अच्छा है। कैरन कहता है, हाँ सच में बहुत अच्छा है। तभी लॉ की राइड आ जाती है। वो कैरन से कहती है, मेरी राइड आ गई है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर कैरन कॉलेज आता है और एनी से मिलता है और पूछता है, क्या हुआ, लॉ ने तुम्हें कोई जवाब दिया? कैरन कहता है, नहीं, अभी तक उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इधर लू कैंटीन से ड्रिंक लेकर आ रही होती है। तभी उसकी मुलाकात फे से होती है। फे कहती है, कल मेरी वजह से बहुत कुछ गलत हो गया। लू कहती है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ही तुम्हें वो ड्रेस पहनने के लिए दी थी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कैरन वहां आ जाता है और लॉ को हाय कहता है, लेकिन लॉ उसे कोई जवाब नहीं देती और फे से कहती है, चलो क्लास चलते हैं, देर हो रही है। और वो फे के साथ क्लास में चली जाती है। फिर दोनों क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। तभी मॉक वहां आता है और उसने बिल्कुल कैरन जैसे कपड़े पहने होते हैं। उसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी कैरन भी वहां आता है और मॉक को देखकर पूछता है, क्या तुमने ये कपड़े ऑनलाइन खरीदे? मॉक कहता है, हाँ, मैंने ये एक लड़की से ऑनलाइन खरीदे हैं। ये सुनकर कैरन समझ जाता है कि ये कपड़े उसने अपनी सिस्टर से लिए हैं। फिर कैरन लॉ से बात करने जाता है, लेकिन लॉ अपने दोस्तों से बात करने लगती है। तो कैरन आकर एन के पास बैठ जाता है और कहता है, मुझे लगता है सब खत्म हो गया है, क्योंकि लू मुझसे बात भी नहीं कर रही है। इस पर एन कहती है, शायद ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है वो कंफ्यूज्ड हो कि तुम्हें क्या जवाब दे, और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे जल्दी ही डेट पर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब लोग तुम्हें और फे को कपल बना रहे हैं। कल जब फे बेहोश हुई थी तब तुमने उसे क्लॉथ दिया था, इसी वजह से सबको लग रहा है कि तुम दोनों कपल हो। ये सुनकर कैरन कहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्लास खत्म होने के बाद लॉ जाने लगती है। तभी कैरन उसे रोककर कहता है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। लॉ कहती है, मुझे कुछ काम है,
इसलिए मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर वो अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। फिर सब लैब में होते हैं। लैब में लॉ के पास कोट नहीं होता। वहीं कैरन एक पेपर पर लॉ को डिनर के लिए पूछता है और वो पेपर अपने कोट में रख देता है। जब लॉ कोट लेने जाती है तो कैरन उसे अपना कोट दे देता है। कैरन सोचता है कि लू उस पेपर को देखेगी और उसके साथ डिनर पर जाएगी, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद कैरन लू के पास आकर कहता है, मैं अपनी एक चीज कोट की पॉकेट में भूल गया हूँ। लॉ कोट उतारकर उसे दे देती है और कहती है, तुम खुद देख लो उसमें क्या है, वैसे भी मेरा काम हो गया है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और कैरन का प्लान फेल हो जाता है। फिर ल्यू एक शॉप पर जाती है। कैरन उसके पीछे जाता है और उससे कहता है, क्या तुम सैटरडे को मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तभी सेंट भी वहां आ जाता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और हम आज ही डिनर पर चलते हैं। ये सुनकर ल्यू कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कैरन सेंट से कहता है, तुम जानते हो मैं उसे सैटरडे को डेट पर ले जाने वाला था, फिर तुम बीच में क्यों आ गए? सेंट कहता है, क्योंकि सैटरडे को वो मेरे साथ डेट पर जाने वाली है, इसलिए मैंने आज डिनर का प्लान बनाया। ये सुनकर कैरन उदास हो जाता है और सोचता है, लॉ सैटरडे को उसके साथ डेट पर जा रही है। फिर ल्यू कॉलेज में होती है और सेंट उसे कॉल करके कहता है, सैटरडे को हमें एक म्यूजियम जाना है जहाँ बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं। लॉ इसके लिए मान जाती है। फिर जब लू अपने दोस्तों को ये बता रही होती है तब कैरन ये बात सुन लेता है और उसे पता चलता है कि वो किसी डेट पर नहीं बल्कि परफ्यूम्स वाले म्यूजियम जा रही है। तब बफे कहती है, सेंट ने अच्छी जगह चुनी है, उसकी डेट भी हो जाएगी और तुम उसे मना भी नहीं कर पाओगी। फिर सैटरडे आता है और सेंट लॉ को एक परफ्यूम म्यूजियम लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे परफ्यूम्स रखे होते हैं। उन्हें देखकर लॉ बहुत खुश हो जाती है और वहाँ सबको अपने ओपिनियंस देने लगती है। इसके बाद सेंट और लॉ वापस उसके परफ्यूम वाले प्लेस पर आते हैं जहाँ सेंट परफ्यूम बनाता है। वहाँ सेंट उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो? तो लॉ कहती है, कैरन ने मुझे प्रपोज किया है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब दूं। सेंट कहता है, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे बता दो। लेकिन लॉ कहती है, मैं उसे नहीं बता सकती क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो वो मेरे लिए सबसे लड़ पड़ेगा और अपनी लाइफ खराब कर लेगा। मैं ऐसा नहीं चाहती। वो आगे कहती है, वो स्कूल में भी मेरे लिए लड़ चुका है और बाद में मॉक से भी लड़ाई की थी। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए ये सब करे, इसलिए मैं उससे दूर रहूंगी और कभी नहीं बताऊंगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। इसके बाद कैरन एन के साथ अपने पुराने स्कूल जाता है। एन उससे पूछती है, क्या ये डेट के लिए सही आइडिया है? अगर ल्यू यहाँ आई तो उसे अपने पुराने बुरे मेमोरीज याद आ जाएंगे। इस पर कैरन कहता है, मैं उसके बुरे मेमोरीज को अच्छे मेमोरीज में बदल दूंगा। फिर वो स्कूल की बहुत सारी फोटोज लेता है और उन्हें एक बैग में रखकर लॉ के घर के बाहर छोड़ देता है और उसमें लिखता है, लेट्स स्टार्ट अगेन, मैं तुम्हारी बुरी यादों को अच्छी यादों में बदलना चाहता हूँ। जब लॉ घर आती है तो उसे वो बैग मिलता है और वो सारी फोटोज देखती है। फिर वो ये सब लेकर सेंट के पास जाती है और कहती है, कैरन मेरी पुरानी बुरी यादों को बदलना चाहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा सोदातारे कि मैं क्या करूं। इस पर सेंट कहता है, तुम्हें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और उन्हें दोबारा नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद सेंट उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। ये सुनकर लॉ हैरान रह जाती है और बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। फिर जब कैरन अपने घर आता है तो उसे वही बैग अपने दरवाजे पर मिलता है। इधर लॉ भी घर आकर उसी बात के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन लॉ लॉन्ड्री करने जाती है और सेंट भी वहां आ जाता है। लॉ उससे कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी उठते हो। तभी कैरन भी वहां आ जाता है और अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालता है। लॉ उसे देखकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कैरन सेंट से पूछता है, तुम्हारी सैटरडे वाली डेट कैसी रही? लेकिन सेंट उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर कैरन क्लास में होता है और एन उससे पूछती है, क्या हुआ? कैरन कहता है, कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं घर गया तो मेरा बैग दरवाजे पर था और जब मैं लॉन्ड्री करने गया तो सेंट वहां था। मैंने उससे उसकी डेट के बारे में पूछा लेकिन उसने कुछ क्लियर नहीं बताया। ये सुनकर एनी कहती है, अब तुम्हें मैं जल्दी कुछ करना पड़ेगा नहीं तो सेंट तुमसे आगे निकल जाएगा। ये सुनकर कैरन भी कहता है, अब मैं जल्दी कुछ करूंगा। फिर क्लास में टीचर आती है और सबको एक प्रोजेक्ट देती है और पेयर्स बनाने को कहती है। क्लास खत्म होने के बाद ल्यू, मिमी और पॉला से कहती है, क्या तुम में से कोई मेरा पार्टनर बनेगा? लेकिन वो कहती हैं कि उन्होंने पहले ही पार्टनर बना लिया है। तभी कैरन वहां आता है। मिमी उससे कहती है, लॉ के पास पार्टनर नहीं है तो तुम उसके पार्टनर बन जाओ। कैरन इसके लिए मान जाता है लेकिन लॉ मना कर देती है, लेकिन मिमी के इंसाइट करने पर वो भी मान जाती है। इधर फे दूर से ये सब देख रही होती है और कुछ प्लान बना रही होती है। फिर कैरन ये बात एन को बताता है। एन कहती है, अब तुम्हें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह लू को कन्विंस करो। इस पर कैरन कहता है, जब हम मूवी देखने जाएंगे तब मैं उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपने फीलिंग्स बता दूंगा। एन उसे कहती है, इस बार तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहो और उसका दिल जीत लो। इसके बाद लॉ मूवी देखने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी फे उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? लॉ कहती है, मैं कैरन के साथ प्रोजेक्ट के लिए मूवी देखने जा रही हूँ। फे पूछती है, क्या ये तुम्हारी डेट है? लू कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स साथ में मूवी देख सकते हैं। इसके बाद लॉ बाहर आती है और कैरन उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। जैसे ही वो कार में बैठते हैं, कैरन उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है लेकिन लॉ अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। कैरन समझ जाता है कि वो सेल्फी नहीं लेना चाहती तो वो फोन नीचे रख देता है। इसके बाद दोनों एक ऐसी जगह जाते हैं जहां बॉल फेंककर ग्लासेस गिराने पर डक टेडी प्राइज मिलता है। कैरन बहुत कोशिश करता है लेकिन जीत नहीं पाता। शॉपकीपर उसे एक की चेन फ्री में दे देता है। फिर लू ट्राई करती है और वो डक जीत जाती है। इसके बाद दोनों साथ में मूवी देखते हैं। कैरन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन लू अपना हाथ ऐसे रखती है कि वो पकड़ ही नहीं पाता, तो वो चुपचाप मूवी देखने लगता है। मूवी के बाद कैरन उसे डिनर के लिए एक होटल ले जाता है लेकिन वहां के प्राइसेस देखकर लॉ चौंक जाती है और कहती है, यहाँ सब बहुत एक्सपेंसिव है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन कैरन कहता है, अब जब हम आ ही गए हैं
तो खाना खाकर ही जाएंगे। तभी लू वॉशरूम जाती है और उसे किसी का कॉल आता है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि कैरन बहुत सारा खाना ऑर्डर कर रहा है। वो उसे मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। तब लॉ कहती है तुम्हारी मॉम का कॉल आया था, वो घर पर खाना लेकर आई है, हमें उनके साथ खाना चाहिए। इतना कहकर वो उसे वहां से ले जाती है। फिर दोनों घर पहुंचते हैं और कैरन की मॉम उनके लिए खाना लाई होती है। तीनों साथ में खाना खाते हैं। खाने के बाद जब कैरन और लू प्लेट्स धो रहे होते हैं तो उसकी मॉम उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं और उनकी फोटो भी लेती हैं। फिर मॉम कहती हैं मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लाई हूँ। जब वो दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो मॉम फिर से उनकी फोटो लेती हैं और दोनों ये देख लेते हैं। मॉम कहती हैं तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने फोटो ले ली। ये सुनकर लॉ थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और वहां से जाने लगती है। कैरन उसे देखता है। असल में वो उसे वो की चेन देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाता। तभी उसकी मॉम सब समझ जाती हैं, लू को रोकती हैं और वो की चेन उसके बैग में लगा देती हैं। इसके बाद लॉ वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कैरन की मॉम कहती हैं लगता है मुझे इस समय नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी। कैरन कुछ नहीं कहता। जब लू घर पहुंचती है तो कैरन की मॉम उसे वो फोटोज भेजती हैं। लू उन फोटोज को देखकर खुश हो जाती है। तभी उसे फे का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। लू उससे मिलने जाती है। फे पूछती है तुम्हारा दिन कैसा था? लॉ कहती है अच्छा था। कैरन इतना भी बुरा नहीं है। इस पर फे कहती है मैंने तुम्हें इसी बात के लिए बुलाया है। लॉ पूछती है क्या? फे कहती है मुझे कैरन पसंद है। ये सुनकर लॉ शॉक्ड रह जाती है। फे उससे कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगी ताकि मैं कैरन के करीब आ सकूं? लॉ कोई जवाब नहीं देती और घर आकर सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो सोशल मीडिया खोलती है और देखती है कि सब लोग फे से और कैरन को कपल बना रहे हैं। ये देखकर वो सोचती है अगर कैरन मेरे साथ रहेगा तो वो सबसे लड़ता रहेगा, इससे अच्छा है कि वो फे के साथ रहे। वो यही सब सोच रही होती है कि तभी कैरन वहां आ जाता है और पूछता है तुम क्या सोच रही हो? लॉ कहती है कुछ नहीं और वहां से चली जाती है। अगले सीन में सब लैब में होते हैं। एन लॉ से कहती है आज मैं कैरन के साथ काम नहीं करना चाहती, क्या तुम उसके साथ काम करोगी? लू उसके पास जाने ही वाली होती है। तभी फे कहती है आज मैं कैरन के साथ काम करूंगी और उसके पास चली जाती है। ये देखकर लू को बहुत बुरा लगता है। क्लास के बाद फे कैरन से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैरन पूछता है क्या? फे उसे बाहर ले जाती है। वहां वो अपनी कैट को प्यार कर रही होती है और कैरन से कहती है तुम भी इसे ऐसे ही प्यार करो। लेकिन कैरन दूर रहता है क्योंकि उसे कैट से एलर्जी है। फिर भी फे उसे बार बार बुलाती है और लू अंदर से ये सब देखकर दुखी हो रही होती है। फिर कैरन कहता है मुझे कैट से एलर्जी है। फाई कहती है मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं कहती। इसके बाद कैरन उससे कहता है कि वो लॉ से दूर रहे और वहां से चला जाता है। फिर फाई लॉ से मिलती है और कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बस एक बार कैरन को मेरे साथ लंच पर भेज दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। लू कहती है वो नहीं मानेगा। फाई कहती है अगर तुम कहोगी कि ये तुम्हारी तरफ से है तो वो मान जाएगा। फिर लॉ ऐसा ही करती है। वो कैरन के पास जाती है और उसे लंच के लिए इन्वाइट करती है। ये सुनते ही कैरन तुरंत मान जाता है और उसके साथ लंच पर आ जाता है। तभी फे भी वहां आ जाती है और ऐसे दिखाती है जैसे वो गलती से आई हो। लू वॉशरूम चली जाती है और फे उसकी जगह बैठ जाती है। कैरन उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से जाओ। तब फे कहती है ये सब लू ने मेरी रिक्वेस्ट पर किया है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने तुम्हें यहाँ मेरे लिए बुलाया है, अगर हम दोनों कपल बन जाएं तो कितना अच्छा होगा। कैरन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। तभी फे कहती है देखो लॉ जा रही है। ये सुनकर कैरन तुरंत लॉ के पास जाता है और पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? लॉ कहती है फाई तुमसे कुछ बात करना चाहती थी इसलिए मैंने ऐसा किया। कैरन कहता है मैं फाई को कभी डेट नहीं करना चाहता। इस पर लॉ कहती है वो तुम्हें मैं पसंद करती है और मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ रहो। ये सुनकर कैरन पूछता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? लू कहती है नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और रोने लगती है। इसके बाद कैरन भी एक जगह जाता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। तभी एन वहां आती है और कहती है तुम ऐसे क्यों पी रहे हो? कैरन कहता है लू मुझे पसंद नहीं करती। इस पर एन कहती है शायद उसकी जिंदगी में कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसने उसे चुन लिया है, अब तुम्हें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इधर लॉ भी ये सब याद करके बहुत रो रही होती है। फिर लॉ सेंट से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताती है। सेंट कहता है अगर तुम उसे इतना पसंद करती हो तो उसे सब सच बता दो। ल्यू कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो सबसे लड़ पड़ेगा और अपनी करियर खराब कर लेगा। फिर वो सेंट से कहती है मैं तुम्हारे सामने कैरन की बात कर रही हूँ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा है ना? सेंट कहता है नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। वो आगे कहता है तुम मुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हो और प्यार खत्म हो सकता है लेकिन दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। अगले सीन में फिर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और सबके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। लाइव खत्म होने के बाद वो अपना वेट चेक करती है। उसे 45 किलोग्राम होना चाहिए था लेकिन उसका वेट 47 किलोग्राम होता है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और बाथरूम में जाकर खुद ही वॉमिटिंग करने लगती है ताकि उसका वेट कम हो जाए। फिर क्लास में टीचर बताती है कि इस बार के प्रोजेक्ट में कैरन और फे टॉप किए हैं, इसके बाद टीचर अगला प्रोजेक्ट भी करें और एफए को साथ में देती है। फे कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैरन से भी पूछ लीजिए। टीचर कहती है कि वो उससे बात कर लेंगी। लू ये सब देख रही होती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर फे बाहर आकर अपने दोस्तों को ये सब बताती है और बहुत खुश होती है। तभी मीमी उससे कहती है मैंने तुम्हारा लाइव देखा था, तुम्हारे पास बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं। फे कहती है हाँ। तभी एनी वहां आती है और कहती है मैंने तुम्हें आज अपने नेबरहुड में देखा था, तुम वहीं रहती हो ना? फाई कहती है हाँ मैं वहीं रहती हूँ। एन पूछती है फिर तुम्हारे पास इतनी महंगी
चीजें कहाँ से आई? फाई कहती है मैंने पैसे बचाकर खरीदी हैं और कुछ मुझे मेरे फैंस ने गिफ्ट की हैं। एन कहती है तो तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? फाई कहती है मैंने कुछ नहीं छुपाया, बस ये बात कभी सामने नहीं आई। अगर आती तो मैं बता देती कि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। इसके बाद सब लोग जा रहे होते हैं, तभी सेंट लॉ के लिए फ्लावर्स भेजता है। जब लॉ उन्हें देखती है तो बाकी लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि उसकी और सेंट की जोड़ी अच्छी लगेगी। फिर लॉ कैरेन से मिलती है और पूछती है क्या तुमने फे के साथ प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी? कैरेन कहता है हाँ, और तुम भी तो यही चाहती थी कि मैं फे के साथ अच्छा रहूं, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। लू कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, तुम जो चाहो वो करो, मैं तुम्हें फे के साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर रही। फिर जब कैरेन घर जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात सेंट से होती है। सेंट उसे अपने परफ्यूम वाले प्लेस पर ले जाता है। उसे देखकर कैरेन पूछता है क्या तुम भी परफ्यूमर बनना चाहते हो? सेंट कहता है हाँ। ये देखकर कैरेन सोचता है कि शायद इसी वजह से लू ने सेंट को चुना है। फिर वो सेंट से कहता है तुम लू का अच्छे से ख्याल रखना और उसे एक अच्छा परफ्यूमर बनाना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन सेंट लॉ को लेने आता है। सब लोग उन्हें अपनी देखकर कपल बनाने लगते हैं। सेंट उसे लाइब्रेरी ले जाता है और उसकी फोटोज लेने लगता है। लॉ उसे मना करती है। इसके बाद दोनों शॉपिंग पर भी जाते हैं और वापस आकर फिर से परफ्यूम बनाते हैं। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं। फिर बात करते करते लॉ फिर से कैरेन की बात करने लगती है। ये सुनकर सेंट कहता है कि उसे माफ करना। उसे पता है कि लॉ कैरेन को पसंद करती है, फिर भी उसने अपने दिल की बात कह दी थी। लेकिन वह साफ साफ उसे समझाता है कि कैरेन भी उसे पसंद करता है, इसीलिए अब उसे देर नहीं करनी चाहिए और जाकर कैरेन को सब बता देना चाहिए। वह आगे कहता है कि वह पहले उसका दोस्त था और हमेशा रहेगा और उसके पहले भी कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और आगे भी आ जाएंगी, लेकिन कैरेन ही लू के लिए सबसे सही है, इसीलिए उसे अब और इंतजार नहीं करना चाहिए और जल्दी जाकर कैरेन को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। ये सब सुनकर लू भावुक हो जाती है और सेंट को गले लगाती है। फिर वहां से चली जाती है और कैरेन से मिलने का फैसला करती है। लेकिन जब लॉ कैरेन के घर पहुंचती है तो वह वहां नहीं होता। वह उसे कॉल करती है लेकिन कैरेन फोन नहीं उठाता। फिर वह मिस लिंडा से पूछती है कि कैरेन कहाँ है। मिस लिंडा बताती है कि कैरेन उसके स्टूडियो में आया है। ये सुनकर लू तुरंत वहां चली जाती है। वहां पहुंचकर वह कैरेन से कहती है कि उसने उसे बहुत हर्ट किया है और क्या वह उसे माफ कर सकता है। कैरेन हैरानी से पूछता है कि वह क्या कह रही है। लू कहती है कि वह अब सिर्फ उसकी फ्रेंड नहीं रहना चाहती। यह सुनकर कैरेन परेशान हो जाता है और पूछता है कि क्या उसने कोई गलती की है। तब लू साफ कहती है कि वह उसकी फ्रेंड नहीं बनना चाहती बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है और अपने प्यार का इजहार कर देती है। यह सुनकर कैरेन को विश्वास नहीं होता और वो बहुत खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर फे घर लौट रही होती है कि उसे कैंपस का एक कैट मिलता है जिसे वह उठा लेती है और अपने घर ले जाती है। तभी कोई उसकी तस्वीरें ले रहा होता है। उसी समय कैरेन और लू भी घर जा रहे होते हैं। कैरेन लू का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन लॉ सोचती है कि वह उसका बैग पकड़ रहा है, इसलिए वह अपना बैग उसे दे देती है। कुछ देर बाद वे सेंट से मिलते हैं। कैरेन मजाक में कहता है कि अब वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सेंट मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे पहले से ही पता था और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कैरेन लू से पूछता है कि उसे कैसे पता था, लेकिन लू इस बात पर बस हंस देती है और कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद कैरेन घर जाकर एन को कॉल करता है और पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर एन बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन कॉलेज में फे लू से कहती है कि देखो गर्लफ्रेंड आ गई, जिस पर लू हैरान होकर पूछती है कि उसे कैसे पता। फे जवाब देती है कि यह बात तो सबको पता है। फिर लू उसे अलग ले जाकर बताती है कि वह और कैरेन अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फे पहले इसे मजाक समझती है और सोचती है कि कैरेन कहीं छुपा हुआ है, लेकिन लू साफ कहती है कि वह मजाक नहीं कर रही, ये सच है। यह सुनकर फे बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए कहती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लॉ समझाती है कि उसने फे और कैरेन को मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन कैरेन उसे ही पसंद करता है और अब वे दोनों साथ हैं और खुश हैं। फाई गुस्से में उसे मारने वाली होती है लेकिन खुद को रोक लेती है और पूछती है कि क्या वे दोनों खुश हैं। लॉ हाँ कहती है। यह सुनकर फाई कहती है कि वह उनकी खुशी में खुश है और उसे गले लगा लेती है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद लैब में कैरेन लॉ को मैसेज करता है और फे के बारे में पूछता है। लॉ उसे जवाब देती है कि सब ठीक है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लास के बाद लू बैठी होती है और फे उसके लिए पेस्ट्रीज लेकर आती है। लू उसकी फोटो लेकर कैरेन को भेज देती है और लिखती है कि फे ने उसके लिए पेस्ट्रीज लाई हैं। यह देखकर कैरेन और एन सोचते हैं कि फे अचानक इतनी अच्छी क्यों बन रही है, जरूर कुछ तो बात है। इधर फे घर जाकर लाइव स्ट्रीमिंग करती है और वही पेस्ट्रीज खाती है, लेकिन लाइव खत्म होने के बाद वो बाथरूम में जाकर उल्टी करती है ताकि उसका वेट न बढ़े। फिर एक फ्लैशबैक दिखता है कि बचपन में उसकी मॉम उसे बहुत स्ट्रिक्ट रखती थी। उसकी मॉम उसे बार बार उल्टी करने के लिए मजबूर करती थी ताकि उसका वेट बढ़े नहीं। उसकी मॉम उसके लुक्स को लेकर बहुत हार्श थी और कहती थी कि अगर वो सुंदर नहीं होगी तो सोसाइटी में उसे कोई नहीं अपनाएगा। उसकी मॉम उसे ये भी कहती थी कि उसे हमेशा 45 किलोग्राम से कम रहना है और अगर वो सुंदर नहीं रही तो उसका हाल भी उसकी मॉम जैसा होगा, जिसे उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया था। इसलिए फे धीरे धीरे खुद को बदलने लगती है और सोसाइटी के सामने हमेशा परफेक्ट और स्वीट बनने की कोशिश करती है, जबकि अंदर से वो बहुत प्रेशर में रहती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद एफए को फेरी फी का मैसेज आता है। वो पूछता है क्या हुआ, तुम मैसेज क्यों नहीं कर रही हो। फाई कहती है कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ रही थी। फेरी फी उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, जिससे फे थोड़ा अच्छा महसूस करती है। अगले दिन कॉलेज में एक पार्टी होती है। वहाँ फे सबके सामने कैरेन को कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है। कैरेन और लॉ
दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। फाय सबके सामने केरेन को हक करती है और कहती है कि अगर कोई उसके प्लान को बिगाड़ेगा तो उसके पास और भी प्लान्स हैं। वो लॉ को इनडायरेक्टली वार्निंग देती है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे नुकसान हो सकता है। कैरन चुप रह जाता है। फिर फे सबको एक फेक लव स्टोरी सुनाती है कि केरेन ने पहले उसे प्रपोज किया था। इसके बाद वो केरेन को सबके सामने किस भी करती है। बाद में वॉशरूम में लॉ उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर कहती है, मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया है क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और नहीं चाहती कि तुम कभी खुश रहो। लॉ पूछती है, तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? फाई कहती है, क्योंकि तुम एक प्लास्टिक ब्यूटी हो और मैं एक नेचुरल ब्यूटी हूँ। वो आगे कहती है कि नेचुरल और प्लास्टिक ब्यूटी कभी एक जैसी नहीं हो सकती। केरेन के पेरेंट्स के पास पैसा था, इसलिए उन्होंने लॉ की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसे सुंदर बनाया, लेकिन उसने खुद मेहनत करके खुद को सुंदर बनाया है। उसने बहुत सफर किया है। फाई कहती है कि वो चाहती थी लोग उसे ब्यूटीफुल कहें, लेकिन सब लॉ को भी ब्यूटीफुल कहते हैं। इसी जेलसी की वजह से उसने ये सब किया। उसने लॉ के स्कूल की पुरानी फोटोज भी वायरल कर दी ताकि सबको उसकी असली पुरानी पहचान पता चल जाए। वो साफ कहती है कि उसने ये सब जानबूझकर किया क्योंकि वो लॉ से नफरत करती है। ये सब सुनकर लू रोने लगती है और कहती है, तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तो फिर कैरन को इसमें मत घसीटो। फाई कहती है, मैं तुम्हें केरेन कभी नहीं दूंगी और लोग भी तुम्हारे साथ नहीं है। पूरा सोशल मीडिया मेरे साथ है, अब तुम कुछ भी कर लो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसके बाद लॉ केरेन से मिलती है और उसे सारा सच बता देती है कि फेक ने जो भी कहा था वो झूठ था और असल में वही सब पीछे से कर रही थी। केरेन उससे पूछता है क्या हुआ, तो लॉ उसे सब कुछ बता देती है। फिर कैरन, लू, एन और सेंट मिलकर प्लान बनाते हैं कि फे का सच सबके सामने लाया जाएगा। उनका प्लान होता है कि लू फिर से फे से अकेले में बात करेगी और उसे रिकॉर्ड करेगी ताकि सबको सच पता चल सके। अगले दिन सब लोग साथ बैठे होते हैं, तभी कैरन आता है। फे उसे बुलाकर अपने पास बैठा लेती है और उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है। वो उसे केक खिलाती है। लू ये सब देख रही होती है। केक खाने के बाद फे फिर से बाथरूम जाती है और खुद को वॉमिट करने लगती है ताकि उसका वेट न बढ़े। लॉ भी उसके पीछे जाती है। जब फे बाहर आती है, लॉ उससे पूछती है कि वो क्या कर रही थी। फे कहती है कि वो वेट बढ़ने से बचने के लिए ऐसा करती है। लॉ उसे समझाती है कि ये सही नहीं है और उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन फे गुस्से में कहती है कि उसे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। लॉ उसे डराती है कि अगर उसका सच सबके सामने आ गया तो क्या होगा और उसके फ्रेंड्स उसे छोड़ देंगे। फिर कहती है कि वो उसके फ्रेंड्स नहीं है, वो सिर्फ उसकी ब्यूटी की वजह से उसके साथ है। वो चाहती है तो उन्हें कभी भी छोड़ सकती है और उसे कैरन को छीनने में मजा आ रहा है। इतना कहकर फे जाने लगती है। तभी लॉ अपना रिकॉर्डिंग प्ले करती है और कहती है कि अब वो उसका सच सबको बता देगी। फे उसका फोन छीनने की कोशिश करती है। लॉ कहती है कि अगर वो सच नहीं चाहती कि सबको पता चले तो उसे सबके सामने कैरन से ब्रेकअप करना होगा। फिर फे सबके सामने जाकर कैरन से कहती है कि वो उससे ब्रेकअप कर रहा है। कैरन सबके सामने उससे कहता है कि वो रिश्ता खत्म करना चाहता है। फाई ड्रामा करती है और सबको दिखाती है कि केरेन उसके साथ गलत कर रहा है, जिससे सब लोग फाई को सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी सबको वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। फाई को समझ आ जाता है कि ये लॉ ने किया है और वो गुस्से में लॉ की तरफ बढ़ती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। लॉ कहती है कि उसने ये रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी, उसने तो उसे डिलीट कर दिया था क्योंकि वो फे को हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये किसी और ने भेजी है। फे लॉ पर हाथ उठाने वाली होती है, तभी कैरन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। फे सबके सामने एम्बेरेस्ड हो जाती है और वहां से चली जाती है। घर जाकर वो लोगों के नेगेटिव कमेंट्स पढ़ती है और बहुत अपसेट हो जाती है। इधर लू और बाकी सब भी ये कमेंट्स देखते हैं। फिर फे को उसके घर पर एक पार्सल मिलता है जो फेयरी फी की तरफ से होता है। उसमें लिखा होता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फे खुशी से पार्सल खोलती है, लेकिन अंदर उसे कुछ डरावनी तस्वीरें और एक डेड माउस मिलता है। ये देखकर फे बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। इधर लॉ अपने घर पर होती है और सेंट उससे मिलने आता है। वह उसे बताता है कि फे के साथ ऐसा हो रहा है। जब लॉ वो तस्वीरें देखती है तो उसे पता चलता है कि वही तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई हैं और फे को धमकियां भी मिल रही हैं कि उसके चेहरे पर एसिड फेंका जाएगा। यह सुनकर लॉ बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर सभी लोग मिलकर बात करते हैं कि कोई फे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और हमें उसे बचाना होगा। मीमी बताती है कि उसने फे को कॉल किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसी समय एओन आती है और कहती है कि वह फे के घर गई थी, लेकिन वहां फे नहीं थी और वहां एक डेड माउस पड़ा था। उसे लगता है कि फे घर छोड़कर भाग गई है। इसके बाद सभी लोग फे को ढूंढने निकल जाते हैं, जबकि कैरन और सेंट सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसने ये पोस्ट्स डाले हैं। इधर यह भी पता चलता है कि ये रिकॉर्डिंग मीमी के अकाउंट से भेजी गई थी। कैरन यह बात लॉ को बताता है। जब लॉ मीमी से पूछती है तो पहले वह चुप रहती है, लेकिन बाद में सच बता देती है कि उस दिन उसने लॉ और कैरन की बातचीत सुनकर गुस्से में रिकॉर्डिंग सबको भेज दी थी ताकि फे की सच्चाई सबको पता चले। लॉ उससे पूछती है कि क्या उसने एसिड वाली धमकी भी दी थी, तो मिमी साफ मना कर देती है। रात हो जाती है और अभी भी सभी फे को ढूंढ रहे होते हैं। इधर फे अपने कैट को ढूंढने बाहर निकलती है, तभी जेरी नाम का लड़का पहले ही उस कैट को उठा लेता है। उधर कैरन और सेंट को पता चलता है कि ये सब जेरी कर रहा है। वही सोशल मीडिया पोस्ट्स, वही धमकियां, सब कुछ उसी का किया हुआ है। उन्हें यह भी पता चलता है कि जेरी अभी एओन के साथ है। जब वे एओन को कॉल करते हैं तो वह बताती है कि जेरी ने उसे धोखे से एक रूम में बंद कर दिया था और भाग गया। जेरी फे के पास जाकर कहता है कि उसने पहले उसे पसंद किया था, इसलिए उसने उसका साथ दिया, लेकिन अब उसे लगता है कि फे अच्छी नहीं है, इसलिए वह उसे सजा देगा। वह फे को धमकी देता है कि वह उसके चेहरे को खराब कर देगा। यह सुनकर फे डरकर भाग जाती है और छुप जाती है। जेरी उसका पीछा करता है। इसी बीच मॉक भी आता है और पता चलता है कि असल में जेरी जिस एसिड से फे को डराया गया था वह असली एसिड नहीं था। मॉक ने गलती से उस केमिकल पर एसिड का स्टिकर लगा
दिया था, जिससे जेरी को लगा कि वह एसिड है, इसलिए फे की स्किन पर कोई नुकसान नहीं हुआ था। लॉ जब फे को ढूंढती है तो उसे समझ आता है कि उसका चेहरा ठीक है। वह उसे मोबाइल में उसका चेहरा दिखाती है, जिससे फे को यकीन हो जाता है और वह राहत महसूस करती है। बाद में फे हॉस्पिटल में होती है। लू उससे मिलने आती है और कहती है कि सब कुछ भूल जाओ और नई शुरुआत करो। वह कहती है कि वह अभी भी उसकी फ्रेंड बनना चाहती है और बाकी लोग भी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। फाई पूछती है कि लॉ उसके साथ इतना अच्छा क्यों कर रही है। लॉ कहती है कि दोनों ने अपने पास्ट में बहुत कुछ झेला है, इसलिए अब उन्हें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वह उसे एक फ्रेंडशिप नोटबुक देती है और कहती है कि अगर चाहो तो उसमें अपना नाम लिख देना। लॉ वहां से चली जाती है और फे देखती है कि उसके आसपास कई लोग हैं जो परफेक्ट या ब्यूटीफुल नहीं है, फिर भी खुश हैं। इससे उसे समझ आता है कि लाइफ में सुंदर होना जरूरी नहीं, खुश रहना ज्यादा जरूरी है। कुछ समय बाद फे सबके सामने सबसे माफी मांगती है और फिर से सबकी फ्रेंड बन जाती है। इधर कैरन और लू भी ऑफिशियली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और डेट करने लगते हैं। दोनों एक बार फिर आउटडोर मूवी डेट पर जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, फोटोज लेते हैं और एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।